गुड आफ्टरनून हर्षिता, तेजस, आयुषी, युवराज। गुड आफ्टरनून संदीप। आज आपकी क्लास लेट तक चल रही थी। एसएसटी की क्लास थी, किसकी क्लास थी? एसएसटी, ओके। मैं तो आ गई थी 2:15 पर, बट सर थे क्लास में, इसलिए मैं वेट कर रही थी। गुड आफ्टरनून सार्थक। आ गए सारे बच्चे, कनेक्ट हो गए। तो बच्चों, हम लोग चैप्टर 11 कर रहे थे, है ना? क्वेश्चन 17 मैंने आपको खुद से बनाने को दिया था, बन गया है आपसे चिल्ड्रन? हैव यू डन क्वेश्चन नंबर 17? Give me response in chat box. आयुषी और तेजस ने रिप्लाई दिया, बाकी के बच्चे बताएं। हर्षिता ने भी दिया। 18 से स्टार्ट करूं मैं? 17 सबने बना लिया? ओके। ओके बच्चों, ठीक है ना? तो आज हम 18 से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, अब देखो 18 क्वेश्चन जो है, पहले मैं समझा रही हूँ आपको। मोहित सोल्ड ए वॉच टू करीम एट ए गेन ऑफ 10%। मोहित ने एक वॉच थी जो करीम को 10% के गेन पर बेच दी। एंड करीम सोल्ड इट टू रहीम एट ए गेन ऑफ 4%। फिर करीम ने भी आगे रहीम को इसको 4% के गेन पे सोल्ड कर दिया। इफ रहीम पेज ₹14,300 फॉर इट, फॉर हाउ मच डिड मोहित परचेज इट? मतलब जो इस वॉच की जो इनिशियल प्राइस थी वो हमें फाइंड करनी है। वॉच की जो इनिशियल मतलब जो कॉस्ट प्राइस थी, इनिशियल प्राइस क्या? कॉस्ट प्राइस जिस प्राइस पर मोहित ने इसे परचेज किया था, वो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करना है। दो बार यहाँ पर बच्चों सेलिंग हुई है। मोहित ने करीम को सेल किया है और फिर करीम ने रहीम को सेल किया है, और सबने जो है वो प्रॉफिट पे सेल किया है। तो हमें निकालना है कि इसकी ओरिजिनल प्राइस जब ये खरीदी गई थी तो कितनी थी। ठीक है, एक सी मानकर ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस को बनाते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच इज एक्स। ठीक है ना? कॉस्ट प्राइस जो वॉच की थी वो एक्स थी। अब सबसे पहले हम निकाले जो करीम को मिला है ना। तो अब ये सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच किसको सेल किया है इसने? करीम को। सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच टू करीम इज इक्वल टू जो प्राइस था और जितने का प्रॉफिट लिया, इससे कितने का प्रॉफिट लिया है? 10% का। तो x इंटू 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया चिल्ड्रन, और x प्लस x/10। सो दिस इज 10x प्लस x/10, एंड दिस इज 11x/10। ठीक है ना? ये तो हो गई सेलिंग प्राइस। और ये जो सेलिंग प्राइस करीम की को जो बेचा गया, वही कॉस्ट प्राइस हो गया बेटा। जो जिस प्राइस पर सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच टू करीम, जिस प्राइस पर करीम को सेल किया, सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच बाय मोहित टू करीम, है ना? तो कॉस्ट, सॉरी, ये हो गई
कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच किसके लिए, फॉर करीम के लिए, एंड दिस इज इक्वल टू 11x अपॉन 10। अब फिर इस करीम ने किसको सेल किया है, रहीम को, तो सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच फॉर करीम कितना हो जाएगा, जो प्राइस था और इस पर इसने कितने का प्रॉफिट लिया है, 4% का, तो 11x इंटू 4/100। समझ में आ रहा है ना। ये तो जो वॉच की कॉस्ट प्राइस थी और उस पे इसने कितने का प्रॉफिट लिया है, 4% का, तो 11x इंटू 4/100। अभी मैं यहाँ पे इसको कैंसिल नहीं कर रही हूँ क्योंकि 10 और ये है, तो मैं डायरेक्ट पहले एलसीएम निकाल कर फिर कैंसिल करूंगी। तो एलसीएम हो गया 100, 10, 110x प्लस 11 4 जा 44x, ठीक है ना। 100 एलसीएम 10 डिवाइड किए 10, 10 को 11 से मल्टीप्लाई किए 110, और इधर 100 था ही, 11 4 जा 44। अब ये कितना हो गया, 110 और 44 मिलकर 154x अपॉन 100। और ये जो सेलिंग प्राइस है बेटा, वही रहीम की क्या होगी, वो रहीम की कॉस्ट प्राइस होगी। तो क्या लिखेंगे आगे, दिख रहा है ना आपको, बोर्ड थोड़ा और मैं इधर कर रही हूँ ताकि मैं उधर का भी पोर्शन यूज कर सकूं बोर्ड का, ठीक है ना बच्चों, दिख रहा है आप सबको। अब यहाँ पे विजिबल है ना चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 154x अपॉन 100, और ये कितने के इक्वल होगा, जो प्राइस उसने पेड किया है रहीम ने, 14300। therefore x is equal to 14300 into 100 अपॉन 154। ठीक है, जो कैंसिल होता है कैंसिल कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से ही कर लेती हूँ मैं, 2 7 जा 14 और 2 7 जा 14, और 2 से यहाँ पे भी 2 7 जा 14 और 2 1 जा 2 50। अब तो ये बच्चों कैंसिल होगा नहीं, एक बार वापस चेक कर लेते हैं इसको। 14300 x 10% के प्रॉफिट पर, तो 11x अपॉन 10, और फिर 11 अपॉन x का 4%, सो दिस इज 11x अपॉन 10 प्लस 11x इंटू 4 अपॉन 100। एक 10 छूट गया था बच्चों, यहाँ देखो, ये 11x अपॉन 10 था ना, तो यहाँ पर एक 10 और आएगा, इसलिए वो जैसे ही तुम्हारा कैलकुलेशन मिस्टेक हो ना, बिना आंसर देखे आप समझ सकते हो, है ना। ये 11x अपॉन 10 का 4% है, तो 11x अपॉन 10 इंटू 4 अपॉन 100, तो एक जीरो यहाँ और आएगा। अब हमारा एलसीएम क्या हो गया, अब बहुत बड़ा हो रहा है, इसको कैंसिल कर लेते हैं 4 से, 4 2 जा 8 और यहाँ पे 4 5 जा 20, ठीक है ना। तो एलसीएम हमारा हो गया 250, ठीक है ना, एलसीएम 250 हो गया। अब 10 से ये 25, तो यहाँ आ गया 25 इंटू 11x, और प्लस यहाँ पे तो 250 है ही है, तो यहाँ पर सिर्फ आ गया 11x, ठीक है ना। देयर आर दी ऑफ सम करेक्शन, and now we have multiplied 25 by 11. We know the table of 11, so 11 5s are 55, carry 5, 11 2s are 22, and 22 and 5 27, so this is 275x. So now here this is 275x plus, and this is 11x upon, what's the value, this is 250, and here write according to question, and this whole is equal to how much money, 14300। अब प्लस कर लेते हैं स्टूडेंट, तो 5 और 1 6, 7 और 1 8, एंड 2 एंड x अपॉन 250। देखो जब बहुत ज्यादा ना कैलकुलेशन में आपको गड़बड़ आने लग जाए, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो रहा है, आप खुद चेक कर सकते हो। x इज इक्वल टू 250 इंटू 143। अभी आपकी ना 7th 11th क्लास में कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होती बच्चों। अब देखो ये 2 टाइम्स पे पूरा जा रहा है ना, 100
और ये हो गया 2 टाइम्स में पूरा चला गया बच्चों। और अब फिर 2 से इसको हम मल्टी कर देते हैं कैंसिल, तो 2 से 50, 25 5 जा 125 और साथ में डबल जीरो। 12,500 रुपीज जो इनिशियल प्राइस थी बच्चों, वो कितनी थी? 12,500। और आफ्टर प्रॉफिट जो रहीम ने पेड किया था बेटा, वो था 14,300। समझ में आ गया या वापस एक्सप्लेन करूं? चिल्ड्रन टेल मी इन चैट बॉक्स, वापस एक्सप्लेन करूं या सबको समझ में आ गया? आयुषी प्रिंजल, गुड आफ्टरनून। नेहल, आप बोर्ड से काम करो बेटा। क्लियर है तेजस? नेहल कर रही हूँ बेटा वापस एक्सप्लेन। बाकी बच्चे, हर्षिता नो प्रॉब्लम। एक वॉच है नेहल और नुपुर, वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, सुनो। एक वॉच है जिसको मोहित ने खरीदा था। कितने में खरीदा था? प्राइस मालूम नहीं है, अभी मैं समझा रही हूँ, आप सुन लो फिर बोर्ड पे देखना। मोहित ने एक वॉच परचेज किया था, उसकी प्राइस कितनी थी, कॉस्ट प्राइस ये नहीं मालूम है, ओके। उसने क्या किया कि उस वॉच को 10% के प्रॉफिट पे करीम को सेल कर दिया। तो मान लेते हैं कि वॉच की प्राइस एक्स थी, तो उसने कितने का प्रॉफिट लिया? जो उसने पैसे पेड किए थे, एक्स प्लस एक्स इंटू 10/100। तो ये जो उसकी सेलिंग प्राइस है, वही करीम की क्या हो जाएगी? कॉस्ट प्राइस। फिर करीम ने जितने में लिया, उस पे अगेन उसने 4% का प्रॉफिट लिया और उसको रहीम को सेल कर दिया। तो जो यहाँ पर हमने सॉल्व करके निकाला 11x/10, 11x/10 इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द करीम। अब इस पर इसने 4% का प्रॉफिट लिया और 4% का प्रॉफिट लेकर हमने वैल्यू निकाल ली। ये आ गया हमारा 286/250। और इतने में उसने सेल किया और यही पैसे रहीम ने चुकाए। तो जितने पैसे में, मान लो मैं तुम्हें कोई सामान सेल कर रही हूँ 110 में, तो मैं जितने पैसों में आपको सेल करूंगी उतने ही पैसे तो आप मुझे दोगे खरीदने के लिए। तो ये जो एक से हमने वैल्यू निकाली वो 14,300 के इक्वल हो गई। उसके बाद तो हमने सिंपल कैलकुलेशन किया है चिल्ड्रन, और कैलकुलेशन करके हमने एक्स की वैल्यू निकाल ली है और यही हमारी कॉस्ट प्राइस है। ओके, हो जाए तो डन लिख देना बच्चों। नेहाल, आप क्या पूछते हो? मैं नहीं समझ पाती मैम। आपने जो पहले करवाया था वो भी करना है क्या? इसका मतलब दिस मीन्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? पहले मीन्स क्या बेटा? फास्ट नेहल, टाइम वेस्ट नहीं करो, बताओ क्या पूछना चाह रही हो। चिल्ड्रन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं 19 क्वेश्चन। पहले मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप सब ध्यान से सुनो। और क्योंकि मैं जब एक्सप्लेन करती हूँ उस वक्त ही बनाने की प्रोसेस आपको समझा देती हूँ, देन मैं बोर्ड पर बनाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, if the manufacturer gain 10%, the wholesaler dealer 15% and the retailer 25%. Okay, what is the production cost of a washing machine whose retail price is rupees 37,950? देखो, एक वॉशिंग मशीन है जिसको लास्ट में, जैसे मार्केट में जो कंज्यूमर या कस्टमर जो उसे खरीदता है वो प्राइस है 37,950, लेकिन जिसने इस मशीन को बनाया
वो जो मैन्युफैक्चरर था उसने 10% की प्रॉफिट ली है इस मशीन को बनाने पे। उसके बाद जो मैन्युफैक्चरर होता है वहां से बेटा होलसेलर के पास आता है, होलसेलर ने उसके ऊपर 15% का प्रॉफिट लिया है। बाद रिटेलर, रिटेलर का मतलब हम चीजों को परचेज करते हैं, वो रिटेलर उसके ऊपर 25% का प्रॉफिट लेता है। हमें बताना है कि रियल में उस वॉशिंग मशीन की जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मतलब जो उसकी कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी। ओके, सेम इसी तरह के यही है क्वेश्चन बेटा जो हम यहाँ पे बनाए हैं। इसमें दो थे और उसमें तीन हो गए हैं। यहाँ पे दो ही लोग थे, जैसे मोहित ने करीम को बेचा और करीम ने रहीम को बेचा। यहाँ पे तीन है, सबसे पहले है मैन्युफैक्चरर, देन होलसेलर एंड देन रिटेलर। और जो रिटेलर जो प्राइस देता है बेटा वो प्राइस होती है जिस पर हम कस्टमर या कंज्यूमर उसको हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें ये निकालना है कि एक्चुअल में मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या होती है और एक जो कस्टमर पे करता है वो क्या है। तो मतलब इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है। ओके, यहाँ भी वही हम करेंगे, हम एक्स मान लेंगे, प्रोडक्शन प्राइस जो है उसको हम एक्स मान लेंगे। 19, let the प्रोडक्शन, जो भी बुक कह रहा है कॉस्ट, लेट द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ वॉशिंग मशीन इज एक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर, सेलिंग प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चरर कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 10% का। एक्स प्लस सेम टू सेम है जो पहले वाला प्रॉब्लम की थी उसी की तरह है ना। 10 से 10 कैंसिल हो गया और 11x अपॉन 10। ठीक है, अब जो मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस है वो किसकी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी, होलसेलर की। अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर। ये कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 15% का। जितने में इसने बेचा है बेटा वही कॉस्ट प्राइस होगी होलसेलर की, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, जितने प्राइस पे उसने खरीदा प्लस जितने पे खरीदा और कितने का प्रॉफिट ले रहा है, 15% का। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आए चिल्ड्रन तो एक बार यहाँ पर ऑफ 15% लिख लेना। बोर्ड पे यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं होती है और फिर नीचे की लाइन में इसको लिख सकते हो, है ना, ये भी कर सकते हो आप। ये हो गया हमारा। अब मैं इसको यहाँ पे चाहूँ तो थोड़ी सॉल्व कर सकती हूँ बेटा, लेकिन ये 10 है, सिंप्लीफिकेशन में इजी होगा तो मैं यही रखती हूँ। एलसीएम कितना हो जाएगा, 1000, 10 है तो 100 बेटा, तो क्या हो गया 1100x। देखो फिर से 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा 100, 100 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1100x प्लस ये तो 1000 है ही है 1, 15 को 11 से करोगे मल्टीप्लाई तो 15 1 जा 15 और 15 1 जा 15 और 1 16, 165x हो गया ना। कितना आ गया, इसको ऐड कर लेते हैं 5 6। देखो यहाँ से हम कर रहे हैं 0 और 5 5, 0 और 6 6। तुमसे नहीं हो तो कॉपी के पीछे जाके करना, 1 और 1 2 और 1 और x और अपॉन 1000। बच्चों मैं इसको कोई भी इसको कैंसिल नहीं कर रही हूँ जबकि ये कैंसिल हो रहा है क्योंकि अभी एक बार और ये रिटेलर के पास जाने वाला है, ठीक है ना। ये है सेलिंग प्राइस ऑफ होलसेलर एंड दिस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर। ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ रिटेलर। कितने का ये प्रॉफिट ले रहा है, अगेन ये ले रहा है 25% का। गेन इज इक्वल टू 25%। दिख रहा है बच्चों आपको, गेन इज इक्वल टू 25%। ठीक है, अब हम निकालते हैं सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर। सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर क्या हो जाएगा, जो उसका कॉस्ट प्राइस है 1265 अपॉन 1000 x प्लस इसी पर 25%,
1265 अपॉन 1000 x इंटू 25% मीन्स 25 अपॉन, ठीक है ना। हमेशा याद है ना, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज की साइन को हटाओ और नीचे 100 लगा दो, हो गया। अब दो तरीके हैं, या तो मैं यहीं पर इसको कैंसिल कर दूं बच्चों, तो 25 4 जा 100, ठीक है ना, और मैं इसका एलसीएम निकालती हूँ। और भी चाहो तो कैंसिल कर सकते हो इसको, 5 से भी ये कैंसिल हो रहा है, लास्ट में कर लेंगे, अभी नहीं करते हैं क्योंकि कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा। कितना हो गया एलसीएम हमारा 4000, ध्यान दो 1265x upon 1000, this is the selling price of this is the selling price of wholesaler, and the selling price of wholesaler is the cost price of retailer. Again retailer sell it at the profit of 25%, so the cost price and cost price के ऊपर 25% का प्रॉफिट। अब ये हो गया 4000, है ना, 1000 से 4000 को डिवाइड करो, 4 आएगा, 4 इंटू 1265x प्लस, ये तो 4000 है ही है बच्चों, और यहाँ 1 हो चुका है, तो 1265x हो गया। अब एक बार 4 है, हम डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 4 जा 20 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5। दिख रहा है ना बच्चों आपको, विजिबल तो है। चैट में क्या लिख रहे हो आप लोग? ठीक है, तो ये हो गया हमारा 5 4 जा 20 कैरी 2, 6 4 जा 24 और 2 26 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, ये x और प्लस 1265x अपॉन 4000। और ये जो प्राइस होगा चिल्ड्रन, यही वो प्राइस होगा जिस पर हम परचेज करते हैं, है ना। तो अब मैं इसको एक बार प्लस कर रही हूँ, दिस इज 5, 6 और 6 12, 6 और 6 12 कैरी 1, 2 और 1 3 और 5 और 1 6, 6325x अपॉन 4000। एक बार यहाँ तक कर लो चिल्ड्रन, फिर ये वाला पार्ट मैं रब करूंगी, है ना। एक बार आप लोग यहाँ तक कर लो, फिर डन लिख देना, फिर मैं इसको रब करूंगी, है ना। नेहल, जो पहली बार था बेटा उसके अंदर में हमने 10 छोड़ दिया था, उसको मैंने वापस करके इसलिए सॉल्व की हूँ। तो आप जो पूछ रहे हो ना मुझसे, तो फर्स्ट टाइम वाला कैलकुलेशन में आंसर नहीं आया था बेटा, हमने सेकंड टाइम पे इसको सॉल्व किया है। ओके, हो जाए तो डन डन लिख देना चिल्ड्रन। हो गया ना बच्चों। अब मैं इधर से थोड़ा सा पार्ट रब कर रही हूँ। अब देखो, ये जो सेलिंग प्राइस है बेटा रिटेलर की, अब हम क्या लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, रिटेल प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ रिटेलर। तो ये हमारा हो जाएगा, कितना मिल रखा है 37950, 37950
37,950 37,950। ओके आयुषी, आपने बना लिया, वेरी गुड बेटा, गुड। और 37,950 इज इक्वल टू 6325x अपॉन 4000, ठीक है ना। Therefore x is equal to 37,950 into 4000 upon 6325, ठीक है ना। समटाइम्स ना बच्चों कभी कभी पूरा का पूरा कट जाता है। हम एक बार 6325 है ना, हम 55 से भी कैंसिल कर सकते हैं। एक बार पूरे को ही हम देखते हैं करके। 6 टाइम 6325 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 5 जा 30 कैरी 3, 6 2 जा 12 और 3 15 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19 कैरी 1, 6 6 जा 30। देखो बेटा 6 टाइम में पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यहीं से हमें पता चल जाता है बच्चों, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं ना हम तो हमें पता चल जाता है 24,000। आप इसको 5 5 से भी कैंसिल करके बनाओगे तो सेम आंसर आएगा। चिल्ड्रन ये मत सोचना कि मैम आपने तो एक साथ कर दिया। आप कैसे भी कैंसिल करो, 5 से करो, 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट डिजिट 5 है। तो आप जब 5 5 से भी करोगे ना तो लास्ट में आपको 6 ही मिलेगा। ओके, वेरी गुड आयुषी, यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन। अब हो जाए बच्चों तो बोल देना मुझे। 20 क्वेश्चन सेम है बच्चों जैसे हमने बनाया था। 13 कहाँ आया था ये क्वेश्चन, बताती हूँ मैं। 16 जो हमारा 16 क्वेश्चन था बेटा वही सेम टू सेम 20 है। मैं एक बार आपको समझा दूंगी, पहले आप लोग इसको कर लो। हो जाए तो फटाफट आप लोग चैट बॉक्स में लिख देना डन। ठीक है अर्पित कर लो बेटा, कर लो, फिर करते ही डन लिख देना है ना। मैं तो ऐसे भी प्रॉपर टाइम आपके लिए छोड़ देती हूँ। हो गया ना। अब देखो मैं इसको वापस आपको एक बार समझा रही हूँ। पहले इस क्वेश्चन को चिल्ड्रन 20 को मैं ये करूंगी नहीं, आप खुद करोगे। ये ऑलरेडी बच्चों सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो हमारा क्वेश्चन था। ये यहाँ जो ये 16, ठीक है ना। कि 2 साइकिल ये मैं बोर्ड पे करके गई थी लास्ट क्लास में कि 2 साइकिल सेल कर रहा है और एक पर 10% का गेन है और एक पर 10% का लॉस है। तो बताओ उसका लॉस या गेन कितना है। देखो ये 20 क्वेश्चन भी सेम है। मिस्टर मेहता जो है उन्होंने एक वीडियो और एक टेलीविजन खरीदा है। टेलीविजन उन्होंने 20,000 में खरीदा है बच्चों, और सॉरी वीडियो 20,000 में खरीदा है और टेलीविजन 30,000 में खरीदा है। लेकिन क्या हुआ है कि वीडियो जब उन्होंने वीडियो जो है ऑन द वीडियो ही लॉस्ट 5% एंड ऑन द टेलीविजन ही गेन 8%। जब उन्होंने अब इन दोनों को उन्होंने सेल किया है बेटा, यहाँ लिखा नहीं है। तो वीडियो की जब उन्होंने सेलिंग की तो उनको 5% का लॉस हुआ है, और जब टेलीविजन को उन्होंने सेल किया है तो उसके ऊपर उन्होंने 8% का उनको गेन हुआ है। हमें बताना है कि टोटल गेन या टोटल लॉस क्या हुआ। अब चिल्ड्रन वहां पर जो हमारा क्वेश्चन जो था 16 जो क्वेश्चन था उसमें दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम थी। यहाँ पे दोनों की कॉस्ट प्राइस सेम नहीं है चिल्ड्रन, एक की 20 है और एक की 30 है।
तो दोनों का सीपी मिला हुआ है, दोनों के गेन लॉस मिले हुए हैं। आप दोनों का एसपी फाइंड कर लेना, चाहो तो फॉर्मूला से फाइंड करो या जैसे मैं बताती हूँ प्रॉफिट में प्लस कर लो और लॉस में माइनस कर लो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रॉफिट में प्लस करके भी निकाल सकते हो, चाहो तो आप फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, जो आपको इजी लगे। x1 x2 करके वहां बताई थी, यहाँ भी सेलिंग प्राइस ऑफ वीडियो, सेलिंग प्राइस ऑफ टेलीविजन, फिर दोनों को ऐड कर लो, उसके बाद कंपेयर कर लो। ऊपर तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 30 + 20 मिलकर 50,000। अगर सेलिंग प्राइस 50,000 से ज्यादा है चिल्ड्रन, इफ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन 50,000, देन क्या होगा, उन्हें प्रॉफिट होगा और या गेन होगा। एंड इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन 50,000, देन देयर इज लॉस, ठीक है ना, लॉस। तो जो भी होता है बेटा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये डिपेंड करता है सेलिंग प्राइस पर। अब आपने दोनों की सेलिंग प्राइस निकाल ली, दोनों की कॉस्ट प्राइस निकाल ली। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो भी और अगर लॉस हो रहा है तो भी, परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, और अगर लॉस भी हो रहा है बच्चों तो लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। सेम क्वेश्चन है जो हमने किया है क्वेश्चन नंबर 15 है, सेम टू सेम 16 है। इसका फर्क है, वहां पे कॉस्ट प्राइस सेम थी। आ गया बच्चों समझ में? वापस इसको बोर्ड पे करने की नीड नहीं है ना? टेल मी इन चैट बॉक्स, फास्ट चिल्ड्रन, गिव मी रिस्पॉन्स। कर लोगे ना? यस। अब हम 21 क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। 21 थोड़ा सा अलग सा है, मैं इसको समझा रही हूँ आपको, ओके। अब देखो 21 क्वेश्चन में कहता है कि बाई सेलिंग 36 ऑरेंजेस, एक वेंडर है बेटा, वो 36 ऑरेंज को बेचता है, सफर से लॉस इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। जब वो 36 ऑरेंज को सेल कर रहा है बेटा, तो उसको 4 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के बराबर का लॉस हो रहा है। फाइंड हिज लॉस परसेंट। और नेक्स्ट वाला भी वही है, सेम है 22, बट उसमें हमें गेन परसेंट निकालना है ना, तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ, क्या बेच रहा है, ऑरेंज, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज x, ठीक है ना। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 36x, ठीक है ना। लेट सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज y, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस इज इक्वल टू 36y। लॉस कितने का हुआ है बेटा? लॉस जो उसको हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, लॉस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस। सो दिस इज इक्वल टू 4, सेलिंग प्राइस है 4y। अब तुम्हें पता है ना, लॉस इज इक्वल टू होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। लॉस कितना निकला है चिल्ड्रन? 4y। सेलिंग प्राइस कितना है? 36y, सॉरी 36, कॉस्ट प्राइस है 36x माइनस 36y। अब इसको एक तरफ कर लेते हैं, दिस इंडिकेट, उसको उठा के इधर ले आते हैं बेटा, 4y प्लस 36y एंड दिस इज 36x। तो दिस इंडिकेट 40y is equal to 36x. Therefore, y is equal to 36 upon 40x. ये नीचे आ गया, 4 से कट रहा है बेटा, 4 से 10 और 4 9 जा 36, कितना आ गया
9x अपॉन 10। ठीक है, यहाँ तक हमने ये y की वैल्यू निकाल ली है। अब मुझे लॉस परसेंट निकालना है ना, लॉस परसेंट। ये तो बस रिलेशन निकाला है बच्चों। लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस परसेंट इज इक्वल टू लॉस इंटू 100, पता है तुम सबको, अपॉन सीपी। अब लॉस कितना है हमारा? 4y है ना। लॉस इज इक्वल टू क्या है, मिला हुआ है हमें, 4y इंटू 100। और सीपी कितना है बच्चों? सीपी है हमारा 36x। ये जो रिलेशन निकाली हूँ ना बच्चों, एक्स वाई के लिए निकाली हूँ, क्योंकि मुझे आंसर नहीं आता ना। सो दिस इज 4। अब जो y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली ना, उसको पुट कर देते हैं। 9x इंटू 100 और नीचे 36x और ये वाला 10। अब देखो x से x कट गया, 9 4 जा 36, 4 से 4 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 10% आंसर। वन मान के भी बना सकते हो, बुक में जो हिंट दिया है ना बेटा बच्चों, वन मानकर भी इसको तुम सॉल्व कर सकते हो। देखो वन मान के सॉल्व करते ना, तो ये 4 हो जाता, 4 हो जाता है यहाँ पे, और ये 40, और यहाँ पे 4 इंटू 100 अपॉन 36। नहीं आता आंसर बेटा, इसमें इजी है इसलिए मैं इस मेथड से आपको बता दी हूँ। वापस रिपीट करूँ या आ गया समझ में? कॉस्ट प्राइस एक्स, ठीक है, फिर बुक में लिख रखा है कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 ऑरेंजेस, तो 36x। सेलिंग प्राइस y, तो सेलिंग प्राइस इज 36y। लॉस, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस को y मान रखा है बच्चों, तो 4y। देखो लॉस परसेंट तो सीधे यहाँ से निकल जाएगा, लेकिन y को हटाने के लिए हमने ये रिलेशन निकाला, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। सेम क्वेश्चन बेटा 22nd भी है, उसमें से प्रॉफिट हो रहा है, तो कुछ मत करना, प्रॉफिट है तो ये सेलिंग प्राइस आगे आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस पीछे चला जाएगा, है ना। बाकी सब कुछ सेम है। आ गया है सबको समझ में? ठीक है यूसी, वेरी गुड चिल्ड्रेन। तो आज आप लोग 22nd भी बना लेना चिल्ड्रेन, आपका ये एक्सरसाइज भी, एक्सरसाइज प्लस चैप्टर दोनों कंप्लीट हो गया। आप बनाना, ऑब्जेक्टिव भी बनाना चिल्ड्रेन, अगर कोई नहीं आए तो पूछना मुझसे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं सिंपल इंटरेस्ट आपका स्टार्ट करूंगी। ओके चिल्ड्रेन, डन ना? सब बच्चों ने कर लिया? ओके बाय।
गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून क्लास 7th। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है ना? तो पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे छोटा जादूगर, पाठ 11, छोटा जादूगर। तो पिछली क्लास में पढ़ा था पेज नंबर 97 पे हमने पढ़ा था कि लेखक को पहली बार तो वो छोटा बालक जो था वो मिला था एक मेले में, और दूसरी बार उसकी मुलाकात हुई थी एक बगीचे में, जहां लेखक अपनी फैमिली और कुछ मित्रों के साथ पिकनिक मनाने आए थे। तो वहां पर वो आया और आकर बोलने लगा कि आज मैं दिखाऊं अपना खेल। तो लेखक तो मना करने लगे, लेकिन उनकी पत्नी ने कहा कि नहीं नहीं भाई, तुम सही आए, सही टाइम पे आए, दिखाओ। और इतना मीठेपन से बोला कि कोई बच्चा रुक। गुड आफ्टरनून क्लास 7th। मेरी आवाज आ रही है क्लियर? नहीं आ रही? क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? तो पेज नंबर 97 पे पढ़ रहे थे हम कि लेखक बता रहे हैं, लेखक जब अपने मित्र मंडली के साथ बगीचे में बैठे थे तो छोटा जादूगर नामक वो बालक जो था वो वहां पे आया और अपना खेल दिखाने लगा। और खेल उसका क्या था, क्या खेल दिखाता था कि वो जितने खिलौने जीत कर लाया था मेले से, चाहे वो बंदर हो, भालू हो, गुड्डा गुड़िया, वो सभी उसके चद्दर बिछाता, उस पे खिलौने जमाता और फिर खिलौनों से वो अभिनय करवाता और सारे डायलॉग वो खुद ही बोलता था। जैसे बिल्ली रूठने लगी, भालू मनाने लगा, बंदर घुड़कने लगा, गुड़िया का ब्याह हुआ, कभी वो गुड़िया का ब्याह करवाता, गुड्डा वर काना निकला, गुड्डा कभी काना निकल आया। यानी ये सब वो कहानियां सुनाता था खुद ही कि देखो गुड्डे गुड़िया का ब्याह हो रहा है, गुड्डा तो काना निकला, गुड्डा ने गुड़िया ने जाने से मना कर दिया। ऐसे करके वो खेल दिखा रहा था। लड़के की वाचालता से ही अभिनय हो रहा था। वाचालता मतलब बोलने में निपुणता, बोलने में इतना वाकपटु था, इतना कुशल था कि उसकी बोलने से ही सारा अभिनय हो रहा था।
सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। जिस तरह वो खेल दिखा रहा था, सारे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। अब आ जाओ पेज नंबर 98 पर। लेखक ने जब देखा कि वो कैसे तमाशा दिखा रहा है तो सोचने लगे, मैं सोच रहा था बालक को आवश्यकता ने कितना चतुर बना दिया। यही तो संसार है। यानी जरूरत जो है, कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यानी जब जरूरत पड़ती है तो आदमी वो सब चीजें भी सीख जाता है जो बड़ी उम्र में जाके सीखता है। यानी वो बच्चा इतना समझदार हो गया था, इतना ज्यादा कुशल हो गया था। क्यों? क्योंकि उसको अपनी रोजी रोटी चलानी थी। फिर दूसरा खेल दिखाया उसने ताश के पत्तों का। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, फिर सब काले हो गए। यानी ताश के पत्तों में ऐसे जादूगरी से वो हाथ की सफाई दिखाता कि पहले तो सारे पत्ते लाल लाल एक तरफ हो जाते, फिर सारे काले पत्ते एक तरफ हो जाते। तो सबको आश्चर्य होता, कैसे करता है बच्चा इतना सा। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गई। फिर गले में उसके सूत की डोरी थी, वो भी हाथ की सफाई ऐसे दिखाता। आपने जादू का खेल देखा होगा ना कि जादूगर ज्यादातर एक छोटी सी रस्सी लेते हैं, उसको तोड़ देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों ऐसे जोड़ हिलाते हैं और जुड़ जाती है। ये कायदे से तो हाथ की सफाई होती है। तो ये इस बच्चे को भी आती थी, इसने भी वैसे ही दिखाया। लट्टू अपने से नाच रहे थे, लट्टू घूमने वाले। मैंने कहा अब हो चुका, अपना खेल बटोर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। लेखक ने कहा भाई अब तू अपना सामान समेट ले, अब हम भी जाएंगे। श्रीमती जी ने उसे धीरे से उसे 1 रुपया दिया, वह उछल उठा। उनकी पत्नी ने 1 रुपया उसके हाथ पर रख दिया। 1 रुपया उस समय बहुत बड़ी बात। मैंने कहा लड़के, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। तो उस लड़के को बुरा लगा कि ये लड़के करके बुला रहे हैं, तो उसने कहा मुझे छोटा जादूगर कहो, क्योंकि यही मेरी जीविका है, इसी से मेरा काम चलता है, यही मेरा नाम है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा तुम इस रुपए से क्या करोगे? उनकी पत्नी ने पूछा, इस 1 रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। यानी पहले उसने कहा पहले तो भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, भूखा था बहुत वो, और फिर उसने कहा एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया, गुस्सा आ रहा था उसके ऊपर। कहा तो लेखक को। अब उनको लगा कि नहीं, अच्छा ही किया जो इसको देख लिया इसका तमाशा और इसको पैसे दे दिए। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, आहा कितना, ओह कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। मतलब लेखक को बुरा लगा कि क्या ये तमाशा दिखाया, 1 रुपया ले गया, तो थोड़ा सा ईर्ष्या का भाव लेखक के मन में आया था। तो इस बात पे लेखक अपने ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि अरे मैं भी कितना स्वार्थी हूँ, उसके 1 रुपए पाने पर मैं जलन करने लगा था। वह नमस्कार करके चला गया। हम लोग लता कुंज देखने के लिए चले। वो चला गया और ये लोग और बगीचे में घूमने चल दिए। उस छोटे से बनावटी जंगल में संध्या साए साए करने लगी थी। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरणें वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। एक शांत वातावरण था। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर जा रहे थे। अब वो छोटा सा बनावटी जंगल जो था, मतलब जहां पे बगीचे में एक तरफ जंगल जैसा वो था, वहां पे भी संध्या होने लगी थी, मतलब शाम होने लगी थी। तो वातावरण एकदम कैसा शांत हो गया था। अस्ताचलगामी मतलब अस्त होता हुआ सूर्य जो था, वो अंतिम किरणें यानी अस्त होते हुए सूर्य की किरणें वृक्षों की टहनियों से दिखाई दे रही थी, मानो विदाई ले रही हो। और लोग धीरे धीरे, ये लोग फिर मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे। रह रहकर छोटा जादूगर स्मरण होता था। तभी सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले मिल गया। मैंने मोटर रोककर उससे पूछा, तुम यहाँ कहाँ? मेरी माँ यही है ना, अब उसे अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। मैं उतर गया। उस झोपड़ी में देखा तो एक स्त्री चिथड़ों में लदी हुई कांप रही थी। अब लेखक गाड़ी में चले जा रहे थे तो उनको रह रहे के छोटे जादूगर की याद आ रही थी कि पास में ही एक झोपड़ी के पास वो लड़का कंबल माँ के लिए लेके जा रहा था, सूती कंबल, वो कंधे पे डाले मिल गया। तो लेखक ने पूछा, अरे तुम यहाँ कहाँ? तो उसने कहा, मैं, मेरी माँ यही तो है, क्योंकि अस्पताल वालों ने तो उसे निकाल दिया और झोपड़ी में ही वो बेचारी अपने घर आ गई और वहां चिथड़ों में यानी फटे पुराने कपड़ों में ठंड से कांप रही थी। छोटे जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपटते हुए कहा, माँ। मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। यानी उसने माँ के कंबल डाला और माँ कहता हुआ चिपट गया माँ से। ये देखकर लेखक बड़े भावुक हो गए, उनके आंखों से आंसू आ गए। अब थर्ड सीन देखो, ये हो गया दूसरा सीन।
अब तीसरा सीन, तीसरे दिन क्या हुआ देखो। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुंचना था। कलकत्ते से मन ऊब गया था, फिर भी चलते चलते एक बार उस उद्यान को देखने की इच्छा हुई। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, जल्दी लौट आना था। यानी लेखक छुट्टियों में आए थे और अब उनको वापस अपनी नौकरी ज्वाइन करनी थी, ऑफिस पहुंचना था। तो उन्होंने कहा चलो चलते चलते एक बार वो उद्यान देखा हूं। और मन में कहीं ये दबी इच्छा थी कि शायद उद्यान में वो लड़का भी मिल जाए, छोटा जादूगर, उसको भी देख लूं। तो लेखक अकेले ही चल पड़े, जल्दी लौट के आना था, अकेले ही चल पड़े। 10 बज चुके थे। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर छोटे जादूगर का रंगमंच सजा था। मैं मोटर रोककर उतर पड़ा। वहां बिल्ली रूठ रही थी, भालू मनाने चला था, ब्याह की तैयारी थी। यह सब होते हुए भी जादूगर की वाणी में वह प्रसन्नता की तरी नहीं। लेखक ने देखा कि सड़क के किनारे चादर पे खिलौने बिछाए वो लड़का फिर से खेल दिखा रहा था। फिर वही बिल्ली रूठ गई थी, भालू मना रहा था, गुड्डा गुड़िया का ब्याह होने जा रहा था। लेकिन आज उस बालक की आवाज में बड़ा रुआसापन था, मतलब प्रसन्नता की तरी नहीं थी, मतलब खुशी नहीं थी, तरावट नहीं थी, यानी उसके बातों में दुख झलक रहा था। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब जैसे स्वयं कांप जाता था, मानो उसको रोए रो रहे हो। और दूसरों को हंसाने के लिए कोई बात कहना चाहता था तो वो खुद मानो जैसे रो रहा हो, क्योंकि अंदर से बहुत ही वो दुखी था। मैं आश्चर्य से देख रहा था। खेल हो जाने पर पैसा बटोरकर उसने भीड़ में मुझे देखा। जब खेल उसका कंप्लीट हो गया, तमाशा दिखा लिया, तो पैसा बटोरकर उसने भीड़ में लेखक की ओर देखा। किसने? छोटे जादूगर ने। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया। अच्छा, लेखक को देखते ही वो थोड़ा सा फुर्तीला हो गया। मैंने उसकी पीठ थपथपाते हुए पूछा, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं? लेखक ने कहा, जैसे रोज तुम खेल में रंग जमाते हो, आज तुम्हारा खेल क्यों नहीं जमा? माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। यानी बिना झिझके हुए उसने कह दिया कि माँ ने आज कहा था कि जल्दी चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अर्थात अंतिम समय था माँ का, वो मरने वाली थी, कभी भी मर सकती थी। तो ये बात कह के सोचो, वो बच्चा जब माँ ने कहा तो भी वो रुक जाता चाहता तो, लेकिन कमाना था उसको, पैसे लेने थे, माँ की दवाई लेनी थी, तो कमाने आया वो ये जानते हुए भी कि माँ आखिरी सांसें गिन रही है। इसलिए उसकी आवाज में प्रसन्नता नहीं थी। तो लेखक उससे कहते हैं, तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए? मैंने कुछ क्रोध से कहा। गुस्से में लेखक ने कहा, जब तुम्हें पता था माँ की अंतिम घड़ी है तो भी तुम खेल दिखाने चले आए? मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसके अनुपात से वह तुलना करता है। फिर लेखक ने सोचा कि हम किसी भी बात के लिए कहते हैं कुछ, सुख दुख जो है वो उसकी अपनी जरूरत के हिसाब से तो होता है, हो सकता है उसके लिए पेट भरना ज्यादा जरूरी हो, इसलिए वो तमाशा दिखाने आया कि माँ की दवाई और अपना पेट कैसे भरेगा। तो उसने क्या कहा, उसके मुख पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी। यानी उसके मुख पर एक तिरस्कार की भावना कि मतलब क्या करता, नहीं आता तो, नहीं आता तो क्या भूखा मरता, मतलब इस तरह की भावना उसके चेहरे पर आई। उसने कहा, क्यों ना आता? और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था। अच्छा, इससे ज्यादा और कुछ वो कहना ही नहीं चाहता था। उसको लग रहा था मेरी इंसल्ट होगी अगर और ज्यादा कहूंगा तो मैं क्यों ना आता, बस इतना कह के वो रह गया। मतलब जरूरत थी उसकी, मजबूर था वो, क्या करे। क्षण भर में मुझे अपनी भूल मालूम हो गई। जैसे उसने ऐसे कहा वैसे लेखक को तुरंत समझ में आया, मैं ये क्या पूछ रहा हूँ इससे, मुझे पूछना ही नहीं चाहिए था। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उसे भी बिठाते हुए मैंने कहा, जल्दी चलो। मोटर वाला मेरे बताए हुए पथ पर चल पड़ा। उसको फटाफट गाड़ी में बैठाया, उसका सामान रखा और कहा चलो जहां बताते। लेखक को पता ही था उसका घर कहाँ है, झोपड़ी देख चुके थे पहले, तो वो वापस वहां मोटर से उसको फटाफट ले गए। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुंचा। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ माँ पुकारते हुए घुसा। मैं भी पीछे था, किंतु स्त्री के मुंह से बे निकल कर रह गया। यानी जैसे माँ उसका इंतजार ही कर रही थी, बेटा कहने जा रही थी, बे निकल के ही रह गया। उसकी माँ की जो सांस थी वो निकल गई। उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। कमजोर तो थी वो, हाथ जो ऊपर उठाया था बेटे को मिलने के लिए गिर गया नीचे। जादूगर उससे लिपट रहा था। मैं स्तब्ध था। स्तब्ध यानी एकदम
हैरान चकित से रह गए, जड़ हो गए एकदम वो। इस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। एकदम दोपहरी थी और धूप में पूरा संसार लेखक के चारों ओर जादू सा घूमने लगा। मतलब ये क्या संसार है, क्या क्या देखना पड़ता है, मतलब उनका दिमाग जो था वो खो गया। और जैसे जादू से कोई चीज घूमने लगती है चारों ओर, वैसे ही पूरा संसार लेखक के आंखों के आगे नाचने लगा। क्योंकि वो भी बहुत दुखी हुए उसकी माँ के मरने की और बच्चे की विवशता देख के कि देखो क्या मजबूरी थी कि अपनी माँ से भी नहीं मिल पाया। तो ये थी जयशंकर प्रसाद की कहानी छोटा जादूगर। कैसी लगी कहानी? कहानी कैसी लगी? अब इस कहानी से हमें सीख क्या क्या मिली, ये देखो नीचे क्या सीखा लिखा है, इससे पढ़ो कि इस कहानी में हमें कठिनाइयों से निराश नहीं होना चाहिए, कला कौशल अपनी कुशलता आनी चाहिए, कला परिश्रम और चतुराई से जीवन यापन की प्रेरणा मिलती है। यानी जीवन में कितनी कठिनाइयां आए, निराश मत हो। और दूसरी बात, अपनी कला से अपनी कुशलता से जीवन यापन करके, अपना परिश्रम से चतुराई से जीवन यापन करना चाहिए। तीसरा, हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए और स्वाभिमान के साथ जीना चाहिए। यानी अपना अभिमान, अपना स्वाभिमान जो है वो खत्म नहीं करना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट। तो चलो आज इसके शब्दार्थ तो आप कॉपी में कर लेना और एक्सरसाइज अभी करवा देती हूँ। एक्सरसाइज पेंसिल निकाल लो, आप लोगों के पास पेंसिल हो तो पेंसिल निकाल लो, बुक में ही फिल करेंगे। शब्दार्थ लिखना है। देखो, कार्निवाल होता है मेला, प्रगल्भता होता है चतुराई या उत्साह से, व्यग्र यानी व्याकुल या बेचैन, वाचालता मतलब अधिक बोलने की कला, जीविका मतलब जीवन यापन का साधन, कलनाद यानी मधुर ध्वनि, तिरस्कार यानी अपमान या अनादर, हिंडोला मतलब झूला, विषाद यानी दुख या निराशा, और पथ्य कहते हैं रोगी के भोजन को। देखो पथ नहीं है, पथ यानी रास्ता होता है, पथ्य आधा था और यह रोगी का भोजन। मुहावरा है 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना। ये आपको कॉपी में करने हैं। अब चलिए चलते हैं मौखिक प्रश्नों के उत्तर में। लेखक ने छोटे जादूगर के साथ कार्निवाल में क्या क्या किया? बताओ, कार्निवाल में उसने छोटे जादूगर के साथ लेखक ने क्या किया? उन्होंने निशाना लगाया। देखो निकालो पेज नंबर, आपको बता देती हूँ। कार्निवाल में लेखक ने छोटे जादूगर के साथ सबसे पहले तो क्या किया? उसे उस जगह ले गया जहां निशाना लगाया जा रहा था, उस स्टॉल पे ले गया जहां निशाना लगाया जा रहा था, टिकट खरीदा और फिर शरबत पिया, उसे पिलाया, शरबत पिलाया। और फिर उसके बाद वहां पहुंचे जहां खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था, है ना। तो लेखक ने छोटे जादूगर के साथ कार्निवाल में पहले तो टिकट लेकर निशाना लगाने वाली दुकान पे गए, स्टॉल पे गए। फिर उसके बाद उन्होंने उसे शरबत पिलाया और खुद भी पिया। फिर उसके बाद वो खिलौने वाले, जहां गेंद से निशाना लगा के खिलौना गिराया जाता था, उस दुकान पर गए। ठीक है, ये तो मौखिक ही करना है। अब इसके बाद आ जाओ सेकंड क्वेश्चन। छोटे जादूगर ने अपने परिवार के बारे में लेखक को क्या बताया?
उसने अपने परिवार के बारे में लेखक को बताया ना कि मेरे पिता तो देश के लिए जेल गए हैं और माँ जो है वो बीमार है, ठीक है ना। देखो उसने कहा ना, बाबूजी माँ जी बीमार है और पिता जो है वो जेल में गए, देश के लिए जेल में गए हैं। छोटा जादूगर अच्छा निशानेबाज था, ये कैसे पता चलता है? तो जब लेखक उसको उस जगह ले गए, उस दुकान पे जहां पर खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था, तो वहां उन्होंने उसे 12 टिकट लेके दिए, तो उसने 12 के 12 खिलौने जो थे जीत लिए थे, मतलब एक भी निशाना उसका खाली नहीं गया था। तो इससे पता चलता है कि वो अच्छा निशानेबाज। फिर है, लेखक ने झोपड़े में क्या देखा जिस समय फर्स्ट टाइम उसकी माँ को देखा था? तो लेखक ने झोपड़े में छोटे जादूगर की चीथड़ों में लिपटी हुई, कांपती हुई ठंड से बीमार माँ को देखा, ठीक है। लेखक ने झोपड़े में एक स्त्री को देखा या उसकी माँ को देखा जो चीथड़ों में लिपटी हुई कांप रही थी और बीमार थी, ठीक है। छोटे जादूगर द्वारा दिखाए गए खेल का वर्णन कीजिए। छोटे जादूगर ने जो खेल दिखाया उसमें क्या था? ज्यादातर यही खेल दिखाता था, एक चादर बिछाता था, उस पे सारे खिलौने सजा देता था, फिर उसमें भालू था, वो मनाने चलता है, बिल्ली रूठ जाती है, गुड्डा गुड़िया का ब्याह होता है, गुड्डा काना निकलता है, इस तरीके के खेल वो दिखाया करता था। कभी ताश की पत्ते एकदम काले हो जाते, कभी एकदम लाल हो जाते, कभी उसके गले में पड़ी सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े हो जाती, फिर एकदम से जुड़ जाती। तो इस तरह हाथ की सफाई के वो खेल दिखाया करता था। अब बताओ, मौखिक प्रश्नोत्तर में कोई प्रॉब्लम है? आ गए समझ में सारे? मौखिक प्रश्नोत्तर आ गए? देखो एक बार मौखिक प्रश्नोत्तर सारे बता रही हूँ, पेज नंबर आप खुद ढूंढना, अपने आप पढ़ना पाठ पढ़ के। मैं बता रही हूँ, आंसर सुन लो। लेखक ने छोटे जादूगर के साथ कार्निवाल में क्या क्या किया? तो लेखक ने छोटे जादूगर के साथ पहले एक मेले की दुकान पर वो, या मेले की स्टॉल पर वो निशाने लगाने पहुंचे, निशाना लगाया जाता था, वहां देखा, वहां टिकट लिया। फिर उसके बाद वो लेखक के छोटे जादूगर के साथ उन्होंने शरबत पिया। फिर वो उसे उस दुकान ले गए जहां गेंद से खिलौनों को गिराया जाता था, वहां भी उस बालक ने, छोटे जादूगर ने सारे के सारे खिलौने जीत लिए। तो ये सब किया है ना, उसको घुमाया, टिकट लेके अपने पैसों से उसको शरबत पिलाया और टिकट दिलवाई। छोटे जादूगर ने अपने परिवार के बारे में लेखक को ये बताया कि उसके परिवार में एक बीमार माँ है और पिता जो है वो देश के लिए जेल गए हैं। छोटा जादूगर अच्छा निशानेबाज था, ये इस बात से पता चलता है कि जब लेखक ने उसे गेंद से खिलौने गिराने वाली दुकान पर ले गए, तो वहां पर उसने 12 के 12 खिलौने जीत लिए। 12 टिकट खरीद कर लड़के को दिए और लड़का पक्का निशानेबाज था, उसने एक भी गेंद खाली नहीं जाने दी और सारे के सारे 12 खिलौने जीत लिए। फिर लेखक ने झोपड़े में क्या देखा? लेखक ने झोपड़े में छोटे जादूगर की बीमार माँ को देखा जो चिथड़ों में लिपटी हुई कांप रही थी। छोटे जादूगर द्वारा दिखाए गए खेल का वर्णन कीजिए। तो इसमें होगा, छोटा जादूगर जो था वो एक चादर पे सारे खिलौने सजा लेता था, कभी बिल्ली रूठने चलती थी तो भालू मनाने चलता था, तो कभी गुड्डा गुड़िया का ब्याह हो रहा होता है, कभी ब्याह में गुड्डा काना है, ये पता चलता है। फिर कभी ताश के सारे पत्ते एक साथ लाल हो जाते हैं तो कभी सारे काले हो जाते, तो कभी गले में पड़ी उसकी सूत की डोरी एक साथ टुकड़े टुकड़े हो जाती और कभी एक साथ जुड़ जाती। तो इस तरह के वो खेल कूद तमाशे दिखाया करता था। अब तो आ गया, सारे रिवाइज कर दिए फिर से। नहीं, मौखिक नहीं करने, आपको सिर्फ लिखित क्वेश्चन जो होते हैं वही करने हैं, ये मौखिक नहीं करने, ठीक है। तो
नेक्स्ट देखो, लिखित अभिव्यक्ति। सही विकल्प के सामने लगाइए निशान सही का। लड़का चुपचाप किसे देख रहा था? शरबत पीने वालों को, फल वालों को, तमाशे वालों को, चूड़ी फेंकने। शरबत पीने, यहाँ भी देखो शराब लिखा हुआ है, इसको भी सही करो। शरबत पीने वालों को, गलत छपा है, यहाँ भी शराब लिखा है ना, इसको शरबत करो। शरबत पीने वालों को, इस पर टिक कर लो। शराब काट के कर दो शरबत, और इसको सही कर लो, शरबत पीने वालों को देख रहा था। किसके मुंह पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी? आंसर होगा छोटे जादूगर के। छोटे जादूगर की मुलाकात किससे हुई? लेखक से। लेखक से। छोटा जादूगर कहानी के रचयिता कौन है? भी पढ़ा था, जयशंकर प्रसाद। फिर ब, फिर और फिर ब, ये आंसर होगा अब। बिल्कुल सही आंसर दिया उपलब्धि और आप लोगों ने। अब इसके जो लिखित है ख वाले क्वेश्चन, ये भी छोड़ दो, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी आ जाओ ग पे। पठित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब इसके आंसर आप बुक में ये जो पैराग्राफ दिया है इसमें ही टिक कर लेना, ठीक है। श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया दे दिया। वह उछल उठा। मैंने कहा, लड़के, छोटा जादूगर, कहिए, यह मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती जी ने कहा, अच्छा, तुम इस रुपए से क्या करोगे? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कंबल लूंगा। मेरा क्रोध अब लौट आया। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, ओह, कितना स्वार्थी हूं मैं। उसके 1 रुपए पाने पर मैं ईर्ष्या करने लगा था ना। अब ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। छोटा जादूगर क्यों उछल उठा? बताओ। क्योंकि लेखक की श्रीमती ने उसे 1 रुपया दिया था, ठीक है ना। तो फर्स्ट लाइन लिख लो कि उसे 1 रुपया दे दिया है ना, श्रीमती जी ने धीरे से उसे 1 रुपया, वह उछल उठा। तो इसमें आप बना के लिखोगे, छोटा जादूगर इसलिए उछल पड़ा क्योंकि उसे लेखक की पत्नी ने तमाशा दिखाने के बदले 1 रुपया दिया था। लिख लोगे? ओरल सुन लो, फिर आप बाद में पेंसिल से होमवर्क में लिखते रहना। अभी एक बार सुन लो। क्योंकि लेखक की पत्नी ने तमाशा दिखाने के बदले उसे 1 रुपया दिया था, इसलिए वो उछल पड़ा, ठीक है। अभी सुन लो, क्योंकि लिखने बैठ जाओगे तो लिख भी नहीं पाओगे, तो सुन लो, फिर आप अपने घर पे होमवर्क में आज पेंसिल से ये फिल कर लेना पूरा एक्सरसाइज। छोटे जादूगर ने खेल को जीविका क्यों कहा? उसने खेल दिखाने को जीविका क्यों कहा? क्योंकि इसी खेल दिखाकर, इस तरह खेल दिखाकर वो अपना पेट भरता था, वो अपनी जीविका चलाता था, इसलिए उसने ऐसा कहा। क्योंकि खेल दिखाकर ही वह पैसे कमाता था, इसलिए उसने खेल को जीविका कहा, क्योंकि यही उसके जीने का साधन था। वो खेल दिखाता था, लोग उसको पैसे देते थे, यही उसी पैसे से घर चलता था उसका। छोटा जादूगर 1 रुपए से क्या क्या खरीदना चाहता था? तो छोटा जादूगर 1 रुपए से पहले भरपेट पकौड़ी खाना चाहता था और फिर एक सूती कंबल खरीदना चाहता था, ठीक है। पहले वह भरपेट पकौड़ी खाना चाहता था, फिर एक सूती कंबल खरीदना चाहता था। लिख लेना आप, यहीं पास में ही जगह है। लेखक अपने आप पर क्रुद्ध क्यों हुआ? क्योंकि लेखक को लगा कि वो कितना स्वार्थी है, उस बच्चे के 1 रुपए पाने पर वो ईर्ष्या करने लगा था। तभी तो वो उसको लड़के करके बोले ना, ये लड़के, तो मतलब उनको लगा कि इस तरीके से मुझे नहीं बोलना चाहिए। तो लिखोगे, लेखक अपने आप पर इसलिए क्रुद्ध हुए क्योंकि उनको लगा कि वो कितने स्वार्थी हो गए हैं कि बच्चे के 1 रुपए पाने पर उससे ईर्ष्या कर रहे हैं। अब श्रुति लेख वाले ये जो कठिन शब्द है, इनकी प्रैक्टिस कर लेना रफ कॉपी में 3 टाइम्स। कार्निवाल, निकम्मा, प्रगल्भता, पथ्य, अकस्मात,
बॉटनिकल उद्यान, कमलिनी, जीविका, उज्जवल। उच्चारण सुन लिया ना, अब इनको लिखने की प्रैक्टिस करना। अब भाषा ज्ञान पे आ जाओ। भाषा ज्ञान, विलोम शब्द क, जन्म का, मृत्यु या मरण। जन्म का लिख लो, मृत्यु या मरण। दूसरा अपना, पराया। तीसरा रात, दिन, ये तो बहुत इजी है। सुगंध, दुर्गंध। सुगंध का दुर्गंध, दू लिखो, गंध के ऊपर र लगा दो, दुर्गंध। उदय, उदय का अस्त, उदय का अस्त। सूर्य उदय हुआ, सूर्य अस्त हुआ। हर्ष का विषाद, विषाद। विषाद लिखना आता है, विष लिखना आता है ना, वी, व में छोटी की मात्रा, श षटकोण, आ की मात्रा और द दवात, विषाद। अब दो दो पर्यायवाची लिखो, दो दो पर्यायवाची। संसार का, जगत, विश्व, दुनिया। क्या कह रहे हो? शोक किसका बताया इसने? हर्ष, शोक भी होगा, विषाद भी, दोनों सही है। शोक भी ठीक है। हर्ष का विषाद लिखो। शोक अशोक का विलोम होता है, शोक अशोक। ठीक है, वैसे दुख भी, दुख का मीनिंग ही देता है शोक भी, लेकिन हर्ष के साथ विषाद। संसार का, जगत और विश्व, जगत, विश्व, दुनिया, संसार। चांद का तो बहुत सारे आते होंगे आपको, चांद का तो लिख दो राकेश, मयंक, प्रभाकर। नहीं, प्रभाकर तो सूर्य के लिए आता है। राकेश, मयंक, चंद्रमा, और दो ही दो लिखने हैं आपको तो। वर्षा का लिखो बारिश, बारिश, वर्षा, और पावस, 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 पावस वर्षा को बोलते हैं, पावस, पावस। हवा के तो आते ही हैं सबको, वायु, समीर। फूल के भी आते हैं सबको, पुष्प, सुमन, कुसुम। आंख के भी सबको आते होंगे, नेत्र, लोचन, नयन। ठीक है ना? अब ग में आ जाओ, ग। हाँ बिल्कुल सही, तेजस सही बता रहे हो आप। अब आ जाओ, रेखांकित पदों में विशेषण भेद बताइए। यानी विशेषण के भेद देखो, चार होते हैं ना, गुणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक, और तीसरा था परिमाणवाचक। तो आपको बताना है लाल कमलिनी। अब लाल गुण बता रहा है तो गुणवाचक है। कौन सा है? गुणवाचक। लिख दो इधर, गुणवाचक। अंतिम, अंतिम जो है ये आखिरी, ये गिनती बता रहा है, संख्यावाचक, संख्यावाचक। बनावटी, कृत्रिम, बनावटी, तो ये गुण बता रहा है, तो ये भी गुणवाचक। और दुर्बल, दुर्बल यानी कमजोर, ये भी गुण बता रहा है, ये भी गुणवाचक। ठीक है, एक बार चेक कर लो। लाल गुणवाचक, अंतिम संख्यावाचक, बनावटी गुणवाचक, और दुर्बल ये भी गुणवाचक। अब आ जाओ पेज नंबर 102। निम्नलिखित निपातों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब भी, मात्र, तक, ही, ये शब्द आते हैं ना, जैसे तुम भी साथ चलना, तुम भी साथ चलना, ये वाक्य बन जाएगा। मात्र, मेरे पास मात्र 2 रुपए है, मेरे पास मात्र 2 रुपए है। तक, मैं शाम तक आ जाऊंगा, मैं शाम तक आ जाऊंगा। ही,
ये काम तुम्हें ही करना है, ये काम तुम्हें ही करना है। तो ये देखो आपने भी, मात्र, तक, ही, इस पे जोर दिया जा रहा है। तो जिन शब्दों पे जोर देके बोलते हैं ना वाक्य में हम, वो निपात कहलाते हैं। तो इन निपातों का वाक्य में प्रयोग आपको करना है। अब देखना आप, मैं एक बार फिर बता रही हूँ, इन शब्दों पे देखो आप बल दिया जाता है। तुम भी साथ चलोगे, तुम भी साथ चलोगे। मेरे पास मात्र 2 रुपए है, शाम तक आ जाना। ये काम तुम्हें ही करना है ना। तो बस बाकी तो नीचे दिए हैं। जयशंकर प्रसाद रचनाकार का परिचय है, ये सब पढ़ लेना आप। तो बस आज का इतना ही है। आज का होमवर्क आपका है पाठ 11, शब्दार्थ लिखो कॉपी में और अभ्यास कार्य करो बुक में पेंसिल से। और पूरा लेसन रीड करके ये ख के आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करना, ठीक है ना। सारे प्रश्नों के उत्तर फाइंड आउट करने की कोशिश करना। बाकी मैं अगली क्लास में कराऊंगी, ठीक है। कोई डाउट है? बताओ, कुछ पूछना है? आज का होमवर्क है, फिर से बता रही हूँ, पाठ 11 पढ़ना, शब्दार्थ कॉपी में करना, और जो इसकी एक्सरसाइज है वो बुक में ही पेंसिल से फिल करना। सब मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, नहीं आया, याद नहीं हो तो अंदर से पढ़ के फिर करना। और ख जो रह गया है इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और बाकी जो ये है ये सब इसी में बुक में ही आप पढ़ के याद भी करना, लिखना, ठीक है। तो चलो बस आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ओके। और इससे पहले वाले लेसन के क्वेश्चन आंसर कर लिए? आपको अपने आप करने को कहा था मैंने, खुद ही करना किया। पार्ट 10 के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। अगर उसमें भी कोई डाउट होगा तो हम अगली क्लास में उसको क्लियर करेंगे। नहीं, अभी फेयर कॉपी में नहीं करना, अभी सिर्फ फेयर कॉपी में शब्दार्थ करना है, ठीक है ना। फाइंड आउट करके रख लो, जब मैं बताऊं उससे आप मैच करना, आपने जो फाइंड किए सही है, अपने आप कर सकोगे तो कर लेना, नहीं तो फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। अभी सिर्फ शब्दार्थ करना और एक्सरसाइज बुक में करना, ठीक है। ओके, बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।